हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डोज ऑफ जीके। डेली डोज ऑफ जीके में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप देखेंगे चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जितना भी लाइफ है, उसमें से सिर्फ इतना ही विजिबल लाइफ है। मतलब हम, आप और जानवर, प्लांट्स जो आपको दिखते हैं, वो पूरा मिला के पूरे लाइफ सिस्टम का इतना ही है। विच मीन्स दैट देर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी। इतना ज़्यादा कि हमारा शेयर इतना है। ये एक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके ही डिवाइड किए जाते हैं। सो दिस एंटायर ब्लू थिंग दैट यू सी इज़ अ सेल, जनरली अ ह्यूमन सेल। दिस इज़ अ ह्यूमन सेल। ऑफ कोर्स प्लांट सेल्स अलग होते हैं। तो ये जो बाहर का नीला बॉर्डर आपको दिख रहा है, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। इट्स मेड अप ऑफ अ डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल। इसमें बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स होते हैं जहाँ से सेल का इंफॉर्मेशन बाहर जा सकता है या सेल के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो सकता है। फूड पास होता है सेल के अंदर, वेस्ट बाहर पास होता है। सब इसके अंदर जो पोर्स है उसी से होते हैं। ये जो अंदर पर्पल वाला राउंड जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। उसके अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा, इसमें वो इन्फॉर्मेशन होता है जिसके हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका मेंटल फ्रेमवर्क सब कुछ बनता है। आप जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो इस डीएनए के अंदर होता है। ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन ग्रेटर डिटेल, बट बिफोर दैट, ये जो आपको ये वाला यहाँ पे ये जो स्मूथ एंड रफ ट्यूब्स दिख रहे हैं या फिर ये सर्कल्स दिख रहे हैं ग्रीन वाले, दोज आर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे क्या होता है कि जो मटेरियल सेल बनाता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ये वाला जो ब्लू वाला राउंड फिगर आपको दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम डाइजेशन के काम में आता है। इट हेल्प्स द सेल फॉर डिजेशन। साइटोप्लाज्म, ये जो आपको लाइट ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, दैट्स अ फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड होता है। सेल के मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल देता है। ठीक है। दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मतलब दो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वो सारे यहाँ पे मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ये वाला जो पार्ट होता है ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में। आपको पता ही होगा, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो सेल धीरे धीरे डिवाइड करते 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 मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल में बन जाते हैं। तो वो जो जिसके हेल्प से ये सेल्स डिवाइड होते हैं, दोज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये वाला जो आपका वायलेट वाला ये सर्कल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ये एक वेसिकल होता है दैट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कैरी आउट पर्टिकुलर रिएक्शंस सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। सो कभी कभी ये होता है कि सेल के अंदर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के काम में ये आता है। ये वाला जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल। वैक्यूल इज बेसिकली द स्टोरेज एरिया। ओके। फैट्स या फिर दूसरे बहुत सारे सब्सटेंसेस ये बनता है, ये एक स्टोरेज एरिया होता है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इट्स लाइक योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये होता है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से डीएनए और आरएनए का डिविजन होता है। These are tiny protein producing factories. यहाँ से प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन्स प्रोड्यूस केमिकल मैसेजेस दैट रन अ सेल। यहाँ से जो प्रोटीन बनते हैं उसी से पूरा सेल का सिस्टम चलता है। ये वाला ऑरेंज ट्यूब्स जो आपको दिख रहे हैं, दैट्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस कलेक्ट्स, पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मॉलिक्यूल्स मेड इन द सेल। सो जो मॉलिक्यूल सेल में बनते हैं उसको पैकेज करता है, कलेक्ट करता है, पैकेज करता है और उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। ये वाला जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट्स द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अंदर भी एक दूसरे स्ट्रक्चर का डीएनए होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो फूड सेल के अंदर जाता है,
या फिर जो एनर्जी सेल के अंदर जाता है उसको ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करके सेल को चलाए रखने के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी को लेते हैं, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपको पता ही होगा, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर। तो ये बन के आपके जो इनहेरिटेड जो आपके जेनेटिक फैक्टर्स है वो तय करते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो उससे ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम देखा जाता है बच्चों में। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए का जो एक पार्ट होता है, जैसे ये दोनों आप ले लीजिए, इसका अगर स्ट्रक्चर सिमिलर है या फिर ये एक इसमें से एक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड या सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बोलता है जीन। जो हम बोलते हैं ना, आपके जीन में ये नहीं है, सो दैट्स जीन। डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, क्रिक एंड वॉटसन के बारे में आपने सुना ही होगा, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए। डीएनए के अंदर ये 4 केमिकल बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ये 4 सीरीज़ में आके आपका ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे कि एक जीन के अंदर ये आपका 4 जो केमिकल बेसिस है वो बना रहे हैं। एक वो कोड लिख रहे हैं जिसके हिसाब से आपका बॉडी या आपके फीचर्स बनते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच मेक a nucleus of a cell and the nucleus makes the cell itself. Anyway, let's move forward. अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ वेरी ब्रॉड लेवल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो विदाउट सेल्स होता है, जिसके अंदर सेल्स नहीं होते। जैसे हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक भी सेल नहीं होता। मतलब ये डिबेटेबल है कि वो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म है या नहीं। उसका प्राइम एग्जाम्पल है वायरस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, डीएनए और आरएनए इन अ प्रोटीन कोट। इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा सेल नहीं होता, सेल के कुछ पार्ट्स ही होता है। जैसे एक डीएनए होता है या फिर एक आरएनए स्ट्रेन होता है और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है, जैसे वायरस। इसीलिए वायरस को बोलते हैं ना कि दे आर नॉट ऑर्गेनिजम्स। वो जब किसी होस्ट के बॉडी में चले जाते हैं तभी वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड विदाउट न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल होता है, एक सेल होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब बिफोर, पहले, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस होने से पहले वाला जो स्टेज, न्यूक्लियस बनने से पहले वाला जो स्टेज होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। These are single celled organisms which has neither a distinct nucleus, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, with a membrane nor other specialized organelles। जो पिछले स्लाइड में जो आपने देखा, जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स थे ना वहाँ पे, जो एक स्टोरेज का काम आता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो डिटॉक्सिफाई करता है, वो वाला, ये सब ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, बस एक सेल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया या आर्किया, ये सब सिंगल सेल विदाउट न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स है, जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तीसरा वाला है सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेल्ड, दोनों होते हैं इसमें। सिंगल सेल्ड भी होते हैं, मल्टी सेल्ड भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल भी होता है, और इनमें न्यूक्लियस होता है। इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू मतलब गुड, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो इनमें गुड लेवल का एक न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल और सेल्स इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए in the form of chromosomes contained within a distinct nucleus. They include all living organisms other than यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। तो हम लोग अगर ये बैक्टीरिया और आर्किया छोड़ दें, ऑफकोर्स ये वायरस तो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये वाला बैक्टीरिया और आर्किया अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जो जानवर या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गे, ये तीनों जो होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो हेलमिन्ट्स होते हैं ये वर्म्स होते हैं, जैसे रिंग वर्म पेट में होता है ना, रिंग वर्म या टेप वर्म। वो कोई रिंग वर्म, कोई टेप वर्म होता है जो एक लेवल पे, मतलब उनके लाइफ टाइम के अंदर एक टाइम पे वो
माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखते हैं, इसलिए उनको भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कभी कभी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ देयर लाइफ स्पैन वो नेकेड ह्यूमन आई से दिखते हैं। तो हेलमिन्स वी विल नॉट कंसिडर अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो यूकैरियोटिक, तो वो तो यूकैरियोटिक तो हम और आप भी हैं। ये आप एवोल्यूशन देख सकते हैं। इट स्टार्टेड विद बैक्टीरिया, आपने सुना ही होगा एमीबा से पहले शुरू हुआ, दैट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वहाँ से धीरे 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 बैक्टीरिया का एक लाइन चला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, आर्किया का एक लाइन चला गया अलग। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस लाइन के यहाँ के बाद सेल पूरा बनने लगा, न्यूक्लियस बनने लगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आने लगे, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवाइड होने लगा। तो उस हिसाब से वो ऑर्गेनल जो है जो डिवाइड करता है एक्चुअली सेल, वो वाला ऑर्गेनल आने लगा। धीरे 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 ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जो है, फंगाई जो है, दूसरे एनिमल्स आते रहे, और बाद में एकदम आखिर में हम प्लासेंटल्स, मतलब जो प्लासेंटा से जन्म लेते हैं, मतलब हम और आप, तो वो एकदम आखिर में आए थे। लेकिन दिस इज द एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये देखिए, एक क्लस्टर ऑफ एस्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया मैग्नीफाइड 10,000 टाइम्स, मतलब इसको मैग्नीफाई किया गया है 10,000। अब एक बैक्टीरिया ऐसे दिखता है। ओके, ऑलराइट, नाउ वी शुड नो अबाउट दिस ग्रेट मैन कॉल्ड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक was a polymath. Polymath मतलब उनका टैलेंट हर तरफ था। He was assistant to the physicist Robert Boyle. Robert Boyle का तो आपने नाम सुना ही होगा, Boyle's law, गैस वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उस गैस वाले एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रॉबर्ट हुक ने बनाए थे। ओके, उन्होंने एक ग्रेगोरियन टेलीस्कोप बनाया था, जिससे उन्होंने मार्स और जुपिटर का मूवमेंट ऑब्जर्व किया था। सो ही वॉज इनटू एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने पहली बार वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, ठीक है, कि लाइट एक वेव होता है, ठीक है, एंड गेव द फर्स्ट रिकॉर्डेड हाइपोथेसिस ऑफ हीटिंग एक्सपैंडिंग मैटर। तो उन्होंने बोला था कि हीट करने से मैटर एक्सपैंड करता है। उन्होंने एयर्स कॉम्पोजिशन बाय स्मॉल पार्टिकल्स एट लार्जर डिस्टेंस, हीट एज एनर्जी, ये सब सारे प्रिंसिपल्स दिए थे। सो ही वॉज अ फिजिसिस्ट एज वेल। फिजिक्स में इन्होंने और भी काम किया। ग्रेविटी, इन्होंने ही पहली बार ग्रेविटी के बारे में सोचा था। He approximated experimental confirmation that gravity heeds an inverse square law. ग्रेविटी का लॉ, अपने जो न्यूटन वाला लॉ है वो आपने देखा ही होगा, M1 M2, वो वाला लॉ, वो इन्होंने पहली बार बताया था कि ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ में चलेगा। इन्होंने फर्स्ट हाइपोथेसाइज किया था प्लैनेटरी मोशन को, बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मोशन का रिलेशन। इसी चीज़ को आइजैक न्यूटन ने फर्दर किया था। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ उन्होंने दिया था वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर था। जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी में हुक ने बहुत सारा काम किया था। इन्होंने एक टेराक्वियस ग्लोब के बारे में बताया था। बिब्लिकल जो व्यू है अर्थ एज का, उसको डिस्प्यूट किया था। उन्होंने बोला था एक्सटिंक्शन काफ़ी सारी बार हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन पॉसिबली ह्यूमन रेस भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। फॉसिल्स जो होते हैं वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, ये सब चीज़ उन्होंने बताया था। बहुत सारे मैप मेकिंग का काम किया था। लेकिन हमें जिस चीज़ का इंटरेस्ट है वो है ये बुक माइक्रोग्राफिया जो इन्होंने लिखा था। इनके पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे। मैग्नीफाइंग ग्लासेस से इन्होंने हर एक जो एनिमल और प्लांट है उनका इंटरनल मूवमेंट, उनका छोटा छोटा मूवमेंट, छोटा छोटा बॉडी स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और सारा इन्होंने लिखा था इस बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और सम फिजियोलॉजिकल descriptions of minute bodies made by magnifying glasses with observation and inquiries thereupon. तो ये रॉबर्ट हुक ने लिखा था रॉयल सोसाइटी को प्रेजेंट, ये ही वॉज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। लेकिन इनके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो मैग्नीफाइंग ग्लास ज़्यादा पावरफुल नहीं था। पावरफुल था इस आदमी का मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो आपके राइट में दिख रहे हैं। हिज नेम इज एंटोनी फिलिप्स फैन ल्यूवेनहोएक। ल्यूवेनहोएक वॉज अ डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट। इनको काफ़ी इंटरेस्ट था नेचुरल चीज़ों में। तो इन्होंने एक बार क्या किया था, ये एक ड्रेपर थे। ड्रेपर मतलब ये कपड़े बेचते थे। तो इनका जो शॉप है, उनके शॉप में इनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। तो ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एक्सपेरिमेंटिंग। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेंस के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला माइक्रोस्कोप इन्होंने इन्वेंट किया था। ये इनका खुद का डिज़ाइन है। And he, for the first time, took some water from a nearby lake where he was actually rowing a boat,
and he realized that these waters contain something which causes diseases, or actually does some kind of movement in the water, because the water was not clear. So he brought the water in a cup and saw what was there inside through his microscope, and for the first time ever he observed microscopic animals. Okay, so his name is therefore registered in history. He is the father of microbiology, Antony Phillips van Leeuwenhoek. Okay, he's best known for his pioneering work in microscopy and for his contribution towards the establishment of microbiology as a scientific discipline. Okay, so his name should come in a discussion on microorganisms. Now let us talk about the germ theory. So what is the germ theory? Germ theory means, germ theory, as you know, was given by the great man Louis Pasteur. So Louis Pasteur was a French scientist, and we will talk about him. But before that, germ theory means that all these germs, all these microorganisms, there is a common underlying factor about them when it comes to the relation between germs and diseases. One kind of germ, according to the germ theory, one kind of germ produces the same kind of disease in different people. So this might seem to be pretty obvious to you now, but उस टाइम पे ये इतना obvious नहीं था. उनको ऐसे लगता था कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉबेबली एक जर्म मल्टीपल लोगों में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्रिएट कर सकता है. उससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ का मेडिसिन नहीं मिलेगा. लेकिन जर्म थ्योरी बताता है कि नहीं, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इंसान के बॉडी में एक ही तरह का डिजीज प्रोड्यूस करता है. सो जर्म थ्योरी का अगर आप इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो पहले ये शुरू हुआ था एडवर्ड जेनर. दिस पर्सन इज एडवर्ड जेनर. 1796 में इन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन. ये स्टोरी बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा. एडवर्ड जेनर यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड. वहाँ पे लोगों को बहुत स्मॉल पॉक्स हो रहा था और पीपल वर डाइंग ऑफ स्मॉल पॉक्स. ओके, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही वॉज अ फिजिशियन, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग वहाँ पे डेयरी का काम करते हैं उनको स्मॉल पॉक्स ज़्यादा होता नहीं. अगर होता भी है तो लीथल फेटल स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो जर्म है उसका एक लेस पावरफुल जर्म काउ पॉक्स बोल के एक डिजीज़ होता है. वो लोग, इन लोगों में जो डेयरी फार्मर्स है उनके अंदर एक काउ पॉक्स तरह का एक डिजीज़ होता है जिसका सिम्टम स्माइल्ड फीवर, थोड़े इधर उधर ब्लिस्टर्स होते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता था, पर्सन रिकवर्स. लेकिन स्मॉल पॉक्स होने से ही माइट डाई. तो एडवर्ड जेनर ने ये एक्सपेरिमेंट किया. यू कैन सी दैट एक्सपेरिमेंट हियर एक्चुअली. उसने एक लड़के में, ही वॉज वेरी श्योर ऑफ हिज वैक्सीनेशन. See, Edward Jenner's contribution is really important in medicine because this is the first time human beings injected something external into the body to prevent some kind of disease. This was the beginning of something that we now call vaccination. Okay, तो ये एक छोटा लड़का था, उसको उन्होंने पहले काउपॉक्स का इंजेक्शन दिया. He got the symptoms of cowpox, थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़े से ब्लिस्टर्स हुए. उसके बाद he recovered. Then he injected smallpox into the boy's blood. Okay, but miraculously this boy did not get infected by smallpox. And Edward Jenner then became very famous, and he actually is known as the father of vaccination. He was the person who discovered the smallpox vaccination. The next person who comes to our story is Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis is an Austrian physicist. That the story goes like this. In his hospital, there were two wards. In the first ward, physicians used to deliver babies, and in the second ward, midwives used to deliver babies. And he saw that there's something called childbirth fever. And in the ward in which physicians used to deliver babies, जिस ward में डॉक्टर्स बेबीज डिलीवर करते थे, वहाँ पे 7% जो वुमेन होते थे वो चाइल्ड बर्थ फीवर से मर जाते थे. लेकिन जो मिडवाइफ्स करते थे वहाँ पे सिर्फ 2% लोग मरते थे. सो ही वॉज रियली फ्लैबरगास्टेड कि ये क्या हो रहा है. हम लोग तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके, बहुत सारे मेथड्स फॉलो करके हम ये करते हैं, लेकिन
ये जो मिडवाइव्स है ये ऐसा क्या करते हैं कि इनका डेथ रेट कम है. सो ही ऑब्जर्व द मिडवाइव्स एंड ही केम टू रियलाइज दैट मिडवाइव्स हाथ नहीं धोते थे. वो क्या करते थे, देयर वाज अ वुमन हु पास्ड अवे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो उनका जो पोस्टमार्टम होता था, पोस्टमार्टम ये लोग जो मिडवाइव्स होते थे वो अपने हाथों से करते थे एंड उसके बाद हाथ नहीं धोते थे और आके दूसरा डिलीवरी कर देते थे. सो ही रियलाइज कि इस प्रोसेस में जब कोई डेड बॉडी को ये लोग टच कर रहे हैं तो इनके हाथ में ऐसा कोई चीज़ है जो वो डेड बॉडी को पकड़ रहा है, इनके हाथ में नहीं रह रहा है. एंड दैट्स द रीज़न वाई इट्स नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड इन टू द न्यू वुमेन्स सिस्टम. तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द सिस्टम ऑफ वॉशिंग हैंड्स, जो आप आजकल स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं. उसका जो बेसिक आइडिया था, उन्होंने ये बताया कि यू वॉश योर हैंड्स विथ क्लोरीन. अगर आप क्लोरीन से हैंड वॉश करते हैं तो आपके हाथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे विल डाई. तो उसके बाद आप you can actually come and do the operation where the death rate will be much lower. And according to his predictions, the death rate of women in the physician's ward after this process was introduced by Semmelweis, it came down to below 1%. Okay, but he is not recognized much for this. The person who is recognized for this is the great Louis Pasteur. Louis Pasteur had lost I think 3 of his daughters due to some kind of diseases. Okay, and he realized that I have to make this disease disappear. Okay, he started experimenting with the wine industry in France, in Paris, and he realized that wine was getting spoiled because of certain microorganisms inside the wine. And he designed a very simple way of getting rid of those microorganisms. He heated the wine to a specific degree and the microorganisms died, and he then cooled it and covered it with like sealed covers, and then the wine did not get spoiled. He continued with this experiment on milk, on food, and he realized that food spoilage is because of microorganisms. He was the person who introduced the germ theory to the world and said that food और milk और wine या फिर कोई भी इंसान के अंदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं, all of them are because of germs. and एक germ हर इंसान में एक ही तरह का डिजीज प्रोड्यूस करता है. देर आर ट्रिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ जर्म्स. ओके, एक जर्म सारे इंसानों में एक ही तरह का इफेक्ट करता है. he is actually famous for the microbial fermentation process, the pasteurization process, vaccination process भी इन्होंने ही मतलब एंथ्रैक्स और काफ़ी सारे और चीज़ों के वैक्सीनेशंस इन्होंने इन्वेंट किए थे. जर्म थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया था. He was a great scientist. The next person who comes to our story is Robert Koch. Robert Koch, in 1876, he discovered the causative agents of deadly infectious diseases like TB, cholera and anthrax. इन्होंने डिस्कवर किया था कि ये जो TB, cholera, anthrax ये किस चीज़ से होता है, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है. एंथ्रैक्स बैक्टीरियम इन्होंने निकाला था जिसको हम बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस. 1876 में इन्होंने डिस्कवर किया था एंड ही इज कंसिडर्ड एज द डिस्कवरी ऑफ एंथ्रैक्स बैक्टीरियम इज कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी. His discoveries directly provided proofs for the germ theory of diseases and the scientific basis of public health. So he was a German, and after his discovery in Germany, public health increased by leaps and bounds. So he was a great man. Okay, so this is how the germ theory was introduced by great scientists at different times of the late 18th and the entire 19th century. Now coming to these three gentlemen. You may have heard of the gentleman in the middle. Sir Alexander Fleming is generally given the credit for the discovery of penicillin. World War I के टाइम पे 14 to 18 उन्होंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सोल्जर्स थे जो मर रहे थे बिना किसी कारण के, जस्ट बिकॉज उनके पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं था जिससे उनके वूंड्स में जो जर्म्स हैं उनको मारा जा सके. So he started experimenting on this and he was very close to discovering
this medicine, he found that there is this particular microorganism called penicillium, which actually collects around the wound and causes it to go fatal. So he was very close to discovering this antibiotic, which we now call penicillin. Penicillin is considered to be one of the greatest discoveries of all disciplines of all times, because it has saved millions and millions of lives of people. Sir Howard Florey and Boris Chain, these two gentlemen later took forward Alexander Fleming's work, and they discovered penicillin as a medicine. Okay, they actually experimented on rats and saw that those rats which were injected with penicillin did not die because of any kind of wound or any kind of inflammations of the body. These three gentlemen got the Nobel Prize for the invention of penicillin. Now let's talk about the different kinds of microorganisms. The first one is bacteria. The person on your right is Ferdinand Kohn. He, for the first time, said or divided bacteria into different types based on their shapes. You can see that as the second point. Bacillus is of the shape of rod that you saw just now. There is coccus. You must have seen that cocci is the plural of coccus. So that's spherical in shape. There is spirilla, which is spiral in shape, and there is vibrio, which is curved in shape. So these are four types of bacteria. Bacteria are prokaryotic unicellular organisms. We have discussed that. Most bacteria have something called peptidoglycan cell wall. We will see that. They divide by binary fission. वो divide होता है binary fission से और बढ़ते रहते हैं. And they may possess flagella for motility. Motility मतलब movement के लिए उनके पास flagella होता है. Flagella मतलब ऐसे wing type का जो cockroach का होता है उस type का होता है. मतलब cockroach के जो सुर होते हैं उस type का होता है. According to the way their cell wall structure stains, bacteria can be classified as gram positive and gram negative. We'll see that when using gram staining. Okay, we'll talk about gram positive and gram negative. Bacteria can be further divided based on their response to gaseous oxygen. Aerobic होते हैं जो ऑक्सीजन में रह पाते हैं. Anaerobic होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रह पाते हैं. Aerobic जो होते हैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते. और facultative anaerobes होते हैं जो दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. According to the way they obtain energy, bacteria are classified as heterotrophs and autotrophs. Autotrophs कौन होते हैं? जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट से, केमिकल रिएक्शन से. ओके, इनको केमो ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. और हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस करके. ओके, बैक्टीरिया दैट यूज डिकेइंग लाइफ फॉर्म्स as a source of energy are called saprophytes. So जो heterotrophs है उनके अंदर भी एक टाइप होता है saprophytes, जो डेड बॉडी या डेड लीव्स के ऊपर अपना खाना और अपना एनर्जी वहाँ से ड्रॉ करते हैं. ये है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. यू कैन सी दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे दिखता है, ब्लू कलर का या पर्पल कलर का लॉन्ग स्ट्रेन्स होता है. और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे दिखता है, पिंक कलर का. तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है यहाँ पे ये पेप्टिडोग्लाइकन सेल होता है बहुत थिक, ठीक है. और नीचे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है जो आपने देखा होगा सेल के स्ट्रक्चर में. उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, ठीक है. उसका मतलब है अगर कोई ऐसा मेडिसिन हम बनाते हैं जो ये बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा, एंटीबॉडी या फिर किसी तरह का ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन हम बनाते हैं जो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करना है, आसानी से किल कर देगा क्योंकि इनका जो सेल वॉल है ये बाहर ही है, इट्स एक्चुअली एक्सपोज्ड. लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है उनका एक पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन वॉल होता है, उसके ऊपर और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. उसके ऊपर होता है लिपोपॉलीसैकेराइड जो एक शुगर का कोटिंग होता है, जिससे इनके अंदर जाके इनके वॉल को चीरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है. इनके नीचे से इनको अटैक करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनके नीचे एक कवर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिससे ये अपने आप को बचा लेते हैं. ओके, नेक्स्ट होता है आर्किया. आर्किया ज़्यादातर आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आर्किया जनरली ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कम करता है. सो ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ज़्यादा रहते हैं. आर्किया इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एवोल्यूशन के बाद आर्किया बना है, ठीक है. तो आर्कियंस
यूज डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर। ये यूज करके वो अपना एनर्जी बनाते हैं। सम ऑफ देम यूज सनलाइट टू मेक एनर्जी बट नॉट द सेम वे एज प्लांट्स टू। प्लांट्स जैसे सनलाइट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वैसे नहीं करते हैं, लेकिन सनलाइट से करते हैं। दे एब्जॉर्ब सनलाइट यूजिंग देयर मेम्ब्रेन पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोस्पिन। दिस रिएक्ट्स विद लाइट leading to the formation of the energy molecule adenosine ट्राइफॉस्फेट, ATP जिसको हम बोलते हैं। दे डिफर फ्रॉम टू बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं कैसे ये डिफर करते हैं इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड लैक पेप्टिडोग्लाइकन्स। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स आपने अभी बैक्टीरिया में देखा, वो आर्किया में नहीं होता है। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट आर्कियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक होता है मेथनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कियंस होते हैं। हैलोफाइल्स होते हैं जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर हो गया वहाँ पे रहते हैं। थर्मोफाइल्स होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम हीट में रहते हैं, और साइक्रोफाइल्स होते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किया। Then let's go to protozoa. You can see this picture of protozoa. This is how they look. They are unicellular. इनका एक ही सेल होता है, लेकिन they are eukaryotes. Eukaryotes मतलब they have a complete cell. ठीक है, एक ही सेल है लेकिन कंप्लीट है, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स सारे होते हैं। They have a nucleus, complex organelles and obtain nourishment by absorption or ingestion through specialized structures. तो आप यहाँ पे जो आपका डायरिया का प्रोटोजोआ होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। They make up the largest group of organisms in the world in terms of numbers, biomass and diversity. So largest group of organism protozoa का ही होता है। Their cell walls are made up of cellulose. They also have different means of nutrition which group them as autotrophs and heterotrophs. आपने देखा ही है बैक्टीरिया के आर्किया के डिवीजन में autotrophs और heterotrophs. Protozoa have been traditionally divided based on their mode of locomotion. वो कैसे चलते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनके ऊपर इनका डिविजन होता है। Flagellates होते हैं, they produce their own food and use their whip-like structure to propel forward. उनके ऊपर एक whip-like structure होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। This is the whip-like structure. उनके ऊपर फोर्स करके, उनके ऊपर प्रोपेल करके वो आगे बढ़ते हैं या फिर मूव करते हैं। सिलिएट्स होते हैं जिनके अंदर टाइनी हेयर होता है जो बीट करता है मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, स्मॉल हेयर मूविंग लाइक अ स्नेक। एमेबॉइड्स होते हैं, एमेबॉइड्स हैव फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया जिनको होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, पॉड मतलब लेग, सो स्यूडोपोडिया यूज फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। और स्पोरोजोअन्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर पाते। दे आर moved to other places through other carrying organisms या फिर विंड से, या फिर कोई इंसेक्ट के अंदर आ गया वो कहीं और जाके स्प्रेड कर दिया, उस तरह से स्प्रेड होता है। दिस इज अ प्रोटोजोअन इन्फेक्शन इन अ ह्यूमन बॉडी। प्रोटोजोआ का अगर इन्फेक्शन होगा तो ये ऐसे हो जाता है, मुंह खुल जाता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फंगी। फंगी का जो इन्फेक्शन होता है वो आपने देखा ही होगा, वो कॉमन है ह्यूमन बींग्स में, वो ऐसे होता है, लाल ऐसे हो जाता है और कभी कभी तो ब्लड भी निकल आता है। फंगी बहुत तरह के होते हैं, मशरूम, मोल्स, ईस्ट, ये सब फंगी होते हैं। ये आप देख सकते हैं मशरूम, यहाँ पे ये फंगी है। मोल्स और ईस्ट भी फंगी होते हैं, जो आपका ब्रेड बनता है फंगी से ही बनता है। दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब उनके अंदर कंप्लीट सेल विथ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मोस्ट फंगी आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। तो उनका एक मटेरियल होता है उनके बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं काइटिन। वो काइटिन से उनका सेल वॉल बनता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जनरली फंगी आर मल्टीसेल्युलर। ओके, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स तीन तरह से, बाय अब्सॉर्बिंग organic material from their environment, that is decomposers, through symbiotic relationships with plants के ऊपर फंगी बनते हैं या फिर मशरूम बनते हुए या ईस्ट या मोल्ड बनते हुए आपने देखा होगा, तो symbiotic relationships with their plants and through harmful relationship with the host, parasitic भी होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, मतलब वहाँ से वो एनर्जी ड्रॉ कर रहे होते हैं। They form characteristic filamentous tubes called hyphae and that help absorb material. The collection of hyphae is called mycelium. They reproduce by releasing spores. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है hyphae और collection of hyphae is called mycelium, और ये है उनका spores जो ये गोल गोल आपको दिख रहा है, those are the spores. Okay, so this is your fungi.
एल्गे क्या होता है? एल्गे आपने किसी किसी पॉन्ड में, या कभी कभी एक ऐसा पॉन्ड है जहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स उतरते नहीं हैं, वहाँ पे आपने एल्गे देखा ही होगा, वो ऐसे दिखता है। यहाँ पे ऐसे ये सारा एल्गे है। एल्गे का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एल्गे इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर लार्ज डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये फोटोसिंथेटिक होता है, इट्स लाइक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं ये। वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बनाते हैं। दे लिव इन वाटर, डैम सॉइल के ऊपर, रॉक के ऊपर पानी जमता है कभी कभी, या फिर रॉक के ऊपर बहुत दिनों से वो रब नहीं हुआ तो उसके ऊपर एल्गे जम जाता है। They have increasing different industrial and traditional applications in human society. Algae is not useless, उनका बहुत सारा यूज होता है। Traditional seaweed farming practices have existed for thousands of years and have strong traditions in East Asia food cultures. So जो seaweed होता है वो बहुत सारे साउथ एशियन डाइट में वो पाए जाते हैं। More modern agricultural applications extend the food traditions. For other applications include cattle feed using algae for bioremediation, pollution control, transforming sunlight into algae fuels or other chemicals used in industrial process. ये सब algae का काम होता है। And in medical and scientific applications. आजकल ये देखा जाता है कि algae के application से आप climate change को control कर सकते हैं। 2020 review found that these applications of algae could play an important role in carbon sequestration in order to mitigate carbon change while providing valuable value-added products for global economies. तो जब आप algae यूज़ करके products बनाएंगे तो आपका climate control भी हो जाएगा। Algae is often confused with cyanobacteria. Cyanobacteria के बारे में आपने सुना होगा। Cyanobacteria was the organism which actually produced the atmospheric oxygen. साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है क्योंकि वो पानी के नीचे ज़्यादातर ब्लू ग्रीन कलर में दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली एल्गे है नहीं। ओके, मोस्ट ऑथोरिटीज एक्सक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एल्गे। एल्गे यूकैरियोट्स ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स को आप एल्गे नहीं बोल सकते। साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया होता है लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। It is believed that cyanobacteria are the origins of green land plants. ये जो land plants होता है जो green color के होता है वो cyanobacteria से ही आए हैं। Algae most likely is the next evolutionary organism of cyanobacteria, लेकिन algae cyanobacteria नहीं है। Next thing is virus. पहले वायरस जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली बाईपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लाइक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर भी डीएनए होता है, या फिर दूसरे एनिमल से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आरएनए होता है। कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता ही है, न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बोला था एक पार्ट ऑफ अ डीएनए, वो जो डबल हेलिक्स है वो एक डबल हेलिक्स का पार्ट इज अ न्यूक्लियोटाइड, विच आर द मोनोमर्स मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 चीज़ों से वो बनता है, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। सो एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है और 5 कार्बन शुगर होता है। इफ़ द शुगर इज राइबोस, अगर शुगर राइबोस है तो वो आरएनए पॉलीमर होता है। अगर शुगर राइबोस डेरिवेटिव डीऑक्सीराइबोस है, राइबोस का ही डेरिवेटिव एक डीऑक्सीराइबोस है, तो वो पॉलीमर डीएनए होता है, ठीक है। वी विल सी द डिफरेंस। Naturally occurring chemical compounds that serve as the primary information carrying molecules in cells and make up the genetic material. Okay? ये जो DNA है ये एक्चुअली हमारा जेनेटिक कोड कैरी करता है कि हमारा फीचर, हमारा हाइट, हमारा फेशियल फीचर, हमारा इंटेलिजेंस, ये सब कैसे होगा, इट्स ऑल रिटन इन द DNA. Found in abundance in all living things, where they create, encode and then store information of every living cell of every life form on earth. They function to transmit and express that information inside and outside the cell nucleus to the interior operations of the cell and ultimately to the next generation of each living organism. So जो heredity होता है, inheritance होता है, certain characteristics of the father and mother to the child, वो DNA के through ही होता है।
The encoded information is contained and conveyed via the nucleic acid sequence, which provides the ladder step ordering of nucleotides within the molecules of RNA and DNA. जो ladder type जो step आपने देखा होगा, जो chemical bases थे, हमने देखा था 4 chemical bases हैं, वो जो ladder type step है वो nucleic acid sequence ही बनाता है RNA और DNA में. They play an especially important role in directing protein synthesis. So protein synthesis में वो बहुत ज़्यादा important काम करते हैं, indispensable है. This is the RNA and the DNA structure. You can see DNA structure is a double helix. ये वाले जो parts है, these are the base pair of your cytosine and adenine and guanine and all those things. जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रेन का होता है, इसमें डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर नहीं होता है. जनरली जो वायरसेस होते हैं काफ़ी सारे उनमें RNA भी होते हैं. ठीक है. सो स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, साइटोसाइन का क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, गुआनाइन का क्या है, यू कैन सी दैट. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज. अगर आपको पता है तो वेरी गुड. इफ़ यू आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज आपके इंटरव्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Organisms at the edge of life. वायरस को बोला जाता है organisms at the edge of life. This is, as you can see, this is the influenza virus. Okay. इसके अंदर एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो RNA है. अब अंदर सिर्फ RNA ही दिखेगा आपको. ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, that's the lid, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड. और बाहर एक लिपिड एनवेलप होता है, किसी RNA में एक लिपिड एनवेलप होता है. उसके ऊपर ये बहुत सारे जो H और N जिसको हम बोलते हैं हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ये सब जो चीज़ें होता है ये कैच करता है होस्ट को कैच करके रखता है और वहाँ पे अपना डेरा जमा देता है. Viruses are submicroscopic infectious agents that replicates only inside the living cells of an organized system. ये बाहर अपने आप replicate नहीं कर सकते, ये बाहर अपने आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बहुत दिनों तक ये स्ट्रक्चर में रह सकते हैं. और कोई भी होस्ट मिलता है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करने लगता है. When not inside an infected cell or in the process of infecting a cell, viruses exist in the form of independent particles or virions. ये क्या क्या होता है virions के अंदर? एक होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, द DNA और द RNA जो आपको अंदर ये दिख रहा है, that encode the structure of the proteins by which the virus acts. तो किस प्रोटीन से एक्ट करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे एक्ट करेगा, वो सब यहाँ पे लिखा होता है. अब प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, प्रोटीन कोट, which surrounds and protects the genetic material, and in some cases an outside envelope of lipids. ये एक लिपिड एनवेलप है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, that's a lipid envelope. Okay. When infected, a host cell is forced to rapidly produce thousands of identical copies of the original virus. जब इनको कोई होस्ट मिल जाता है तो बहुत जल्दी मल्टीपल कॉपीज अपने बना लेता है ये. ठीक है. वायरसेस इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. हर तरह का लाइफ फॉर्म ये इन्फेक्ट करते हैं. बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके मार देते हैं, आर्किया को इन्फेक्ट करके मार देते हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे एनिमल्स में ये बहुत सारे डिजीजेस करते हैं, काफ़ी बार फेटल भी होते हैं. ह्यूमन बींग्स में काफ़ी सारे डिसीजेस ये पैदा करते हैं, काफ़ी बार फेटल होते हैं. आपने देखा ही होगा कोरोना वायरस. यहाँ पे दीज आर द टाइप्स ऑफ वायरस. जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ये एक हेलिकल वायरस होता है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, जो क्या करता है, इन्फेक्ट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हैव अ वेरी स्लिंकी शेप्ड कैप्सिड that twists around and encloses its genetic material. So this is the type of the capsid. ये capsid आप कुआं जैसे देख सकते हैं, इसके अंदर RNA होता है. जो दूसरा वाला होता है पॉलीहेड्रल वायरस, वो ऐसे दिखता है. ठीक है. तो ये क्या होता है, these are like adenovirus, एक पॉलीहेड्रल वायरस है, which are known to cause a range of illnesses from pink eye to pneumonia. ये वाला आपने देखा होगा, न्यूमोनिया के लिए ये होता है, जो इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, इन सब चीज़ों में ऐसे एक स्ट्रक्चर का ये मिलता है. Are composed of genetic material surrounded by a many-sided capsid. So ये multi-polygonic capsid होता है, usually with 20 triangular faces. तो आपने देखा है ये एक गोल तरह का ही दिखता है बाहर से, छोटा सा, लेकिन ये एक्चुअली ट्रायंगुलर फेसेस में आता है. तीसरा होता है स्फेरिकल वायरसेस, जो एकदम गोल होता है, लाइक द इनफेमस कोरोना वायरस. अभी जो हमारा कोरोना वायरस प्रॉब्लम है वो ये टाइप का वायरस है. वो आर एसेंशियली हेलिकल वायरसेस enclosed in a membrane known as an envelope,
which is spiked with sugary proteins that assist in sticking to and entering host cells. So ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं जिसमें शुगरी प्रोटीन्स होता है जिससे ये होस्ट में अटैच हो जाता है. और जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई वायरसेस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, जैसे बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया को खा लेता है. कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो ऐसे एक स्पेसशिप जैसा दिखता है, which infect and kill bacteria, resemble a lunar lander, and are composed of polyhedral head and a helical body. Tail sheath एक होता है, legs होते हैं इनके, leg tail fibers होते हैं. They attach to a cell membrane so that it can transfer its genetic material. तो ये जो legs हैं इनसे genetic material transfer होता है. Of the millions of types of viruses in the environment, more than 6,000 virus species have been described in detail. लेकिन है बहुत सारे. Viruses are found in almost every ecosystem on Earth and are most numerous types of biological entity. Viruses are considered by some biologists to be a life form because they carry genetic material, reproduce और natural selection से ये आगे बढ़ते हैं. लेकिन certain key characteristics like cell ही नहीं है इनके पास. तो जिस चीज़ के अंदर सेल नहीं है वो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है. जनरली कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो वायरस को ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, ठीक है, बिकॉज दे पोजेस सम बट नॉट ऑल सच क्वालिटीज. वायरसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लाइफ. सो वायरसेस को इसीलिए ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लाइफ बोलते हैं. वायरसेस बहुत सारे तरीक़ों से स्प्रेड होते हैं. काफिंग स्नीजिंग से इन्फ्लुएंजा वायरस आपने देखा ही होगा आजकल. इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होता है काफिंग स्नीजिंग से होता है. जो नोरो वायरस या रोटा वायरस होता है वो फेसिस से होता है, ठीक है, या फिर ओरल रूट से हो सकता है. जो HIV है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है. एक ऐसा होता है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला गया, किसी इंसेक्ट के अंदर से आके इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, वहाँ से स्प्रेड हो गया. ब्लड सकिंग इंसेक्ट से होता है काफ़ी बार मलेरिया फॉर एग्जांपल उसी तरह से स्प्रेड होता है, ठीक है. वायरल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट यूजुअली एलिमिनेट्स द इन्फेक्टिंग वायरस. तो जो वायरस होता है जब कोई लार्जर कॉम्प्लेक्स बॉडी में आता है तो आके पहले ही वो एक एंटीबॉडी बना लेता है वो बॉडी और इन्फेक्टिंग वायरस को एलिमिनेट कर देता है. लेकिन काफ़ी बार ये नहीं हो सकता है. जब बॉडी नहीं कर पाता तब हम एक्सटर्नली वहाँ पे डालते हैं, वो एक्सटर्नली एंटीबॉडीज डालते हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है, which confer an artificially acquired immunity to specific viral infection. आजकल वैक्सीन के बारे में तो काफ़ी चर्चा है ही, आपको पता ही होगा. Some viruses, including those that cause AIDS, HPV infection, and viral hepatitis, evade these immune responses and result in chronic infection. अगर viral mutation करके, जैसे आपने ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, अभी इंडिया में आ गया, तो वो क्या करता है, वो वैक्सीन को या फिर एंटीबॉडी को चकमा दे देते हैं और वो रह जाते हैं बॉडी के अंदर. उससे क्रॉनिक डिजीज या फिर डेथ भी हो सकता है. काफ़ी सारे एंटीवायरल ड्रग्स भी आजकल मिलते हैं जहाँ से जो जाके वायरस को मार देते हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वायरसेस. वायरसेस का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ये वाला स्ट्रक्चर है. जो अपने एंथ्रैक्स का बैसिलस एंथ्रासिस है वो ऐसा दिखता है. जीका वायरस आपने सुना होगा, ऐसा दिखता है, ठीक है. वेस्ट नाइल वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस ऐसे दिखता है. सो ऐसे बहुत सारे, दिस इज़ द HIV वायरस, ऐसे बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं. What are coronaviruses? Coronaviruses जो होते हैं, they are a group of related RNA viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans and birds, they cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal. ये आपको आजकल तो पता होना ही चाहिए. Respiratory tract का disease होता है, coronavirus ये करता है. Mild illnesses in humans include some cases of common cold, which is also called by other viruses जैसे rhinovirus. लेकिन कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है. मोर लिथल वैराइटीज कैन कॉज सार्स, मर्स या कोविड-19 डिजीज भी हो सकता है. इन काउज एंड पिग्स दे कॉज डायरिया, while in mice they cause hepatitis and encephalomyelitis. कोरोना वायरसेस कंस्टिट्यूट ऑफ सब फैमिली ऑर्थोकोरोनावायराने. ये सब उतना ज़रूरी नहीं है. कोरोनावायरिडे इनका फैमिली होता है और नीडोवायरल्स इनका ऑर्डर होता है, रियल्म होता है रिबोवायरिया, ठीक है. दे आर एनवेलप्ड वायरसेस विद अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनोम. इनमें DNA जेनोम नहीं होता है. जेनोम मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, द एंटायर ग्रुप ऑफ जीन्स. RNA जेनोम होता है, ठीक है.
एंड अ न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जो हेलिकल सिमेट्री में होता है, ठीक है, एकदम स्फेरिकल टाइप का होता है। आप ये एक कोरोना वायरस एक्चुअली कैसे दिखता है आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। द जेनोम साइज ऑफ कोरोना वायरस रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 26 to 32 किलोबासिस, जो काफ़ी बड़ा है। इसलिए बोला जाता है कि कोरोना वायरस 6 फीट दूरी में अगर आप खड़े रहेंगे तो वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर हवा में नहीं रह सकते। They have characteristic club-shaped spikes that project from their surface, which in electron micrographs create an image reminiscent of the solar corona. एक ऐसे क्राउन जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है सन के चारों तरफ, ये वैसे सोलर कोरोना जैसे दिख रहा है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोलते हैं। So that's where I'll end this session today. From the entire team of Study Break, stay healthy, stay home, stay safe, and wear mask. All the best for your preparation, and thank you very much.